गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। फातेह हरियाला जे तिलक बड़े एहतमाम से राजकमल के महल की तरफ चल पड़ा। राजकमल की सख्त कुर्बानी ने उसे राजकमल का गुलाम बना दिया था। तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी साहब इक़्तिदार रानी ने अपनी हुकूमत अपने महबूब के कदमों में नछावर कर दी हो। उसने सब कुछ बलिदान कर दिया था अपने महबूब पर। हरियाणा की इज्जत, अपनी इज्जत और कुछ भी तो ना रहने दिया था राजकमल के पास। लेकिन मैं उसे वह सब कुछ दूंगा जो उससे कब्र से नहीं मिल सका था। मैं अपना प्रेम, अपना जीवन, अपना सब कुछ उसे दे दूंगी और वह दुनिया की सबसे अजीम औरत है। जे तिलक सोच रहा था कि उसका दिल राजकमल की मोहब्बत से पुर था और उसके कदम वालहाना अंदाज में राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर राजकमल भी उसके स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन यह हाल बड़ा प्राइवेट किस्म का था। यहाँ सिर्फ रूपा और राजकमल, एक एक दासी और एक एक पहरेदार को हटा दिया गया था। महारानी राजकमल की कैदी थी। धड़कते दिल से जे तिलक राजकमल के द्वार पहुंच गया और उसने दरवाजे पर रुककर अंदर आने की इजाजत तलब की। आ जाइए महाराज, अब आपको आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। रूपा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। रूपा मेरी बहन, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ, जे तिलक ने उसे इशारे से पकड़कर सीने से लगाते हुए कहा। इसमें एहसान की क्या बात है, मैंने जो कुछ किया है वो अपने भैया के लिए किया है, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा और रास्ते से हट गए। जे तिलक अंदर दाखिल हो गया। सामने ही राजकमल एक स्याह साड़ी में मलबूस खड़ी उसे देख रही थी। कमल और जे तिलक बेख्तियार हो गया और वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन रूपा का ख्याल करके रुक गया और उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। तब वो राजकमल के सामने रुका और उसने अपने कमर से बंधी तलवार खींची, घुटनों के बल झुका और फिर उसे राजकमल के कदमों में रख दिया। राजकमल की आंखों में कामरानी की चमक दौड़ गई। ये क्या जे तिलक जी, उसने नाजुक अंदाज में पूछा। महारानी राजकमल के चरणों में दवार का हरियाला पेश कर रहा हूँ और हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है जे। राजकमल प्यासे अंदाज में बोली, हमें तो सिर्फ जे चाहिए। वो आगे बढ़ी और उसने जे तिलक की गर्दन में बाहें डाल दी। जे तिलक ने झीमते हुए अंदाज में गर्दन मोड़कर रूपा की तरफ देखा, लेकिन रूपा को रुकने की इजाजत कहाँ थी, वो जा चुकी थी। तब जे तिलक ने राजकमल की कमर में हाथ डालकर उसे भींच लिया। और जे तो तुम्हारा दास है कमल, जे की आंखों में तो तुम्हारी जोत है, तुम्हारा मुख नजर ना आए तो वो अंधा हो जाए, भगवान ना करे। और राजकमल ने अपने होंठों से उसकी आवाज़ बंद कर दी और जे तिलक की गिरफ्त से सख्त हो गई। राजकमल की हड्डियां करकरा उठी। आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिला था। उसके टूटते हुए बदन को वो मिल गया था जिसकी वो बरसों से तलबगार थी। हाँ, उसे उसी गिरफ्त की जरूरत थी, यही तो वो चाहती थी। और वो जे तिलक सही मायनों में उसका पहला मर्द था। ये गिरफ्त तो प्रताप की भी नहीं थी। वो नशे में डूब गई और जे तिलक उसे चूमता रहा। काफी देर के बाद दोनों जज्बात के तूफान से निकले। जे तिलक उसे लिए हुए छप्पड़ खाट तक आ गया। हमारी महारानी ने यह काली साड़ी क्यों बांध रखी है, उसने राजकमल को नजदीक बैठाते हुए पूछा। दुनिया को दिखाने के लिए जे, पर मेरे मन में दिवाली हो रही है। मेरी तरफ से हरियाणा की फतह की मुबारकबाद कबूल करो। सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है कमल, और मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। मैं तो अपने प्राण भी अपने प्रेमी को देने को तैयार हूँ। काफ़ी देर तक दोनों मोहब्बत मीज गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते रहे। फिर जे तिलक ने कहा, अब हमें आइंदा क्या करना है राजकमल, मैं तुम्हारे मशवरे के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं क्या कह सकती हूँ तिलक, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूँ। ऐसा ना कहो कमल, और मेरा मन बैठने लगता है। तुम मेरी दासी नहीं, मेरे मन का कमल हो। और प्रेम तो मैं तुमसे पहले भी करता था कमल, और टूट कर करता था। ये तुम्हारे बलिदान ने मुझे कौड़ियों में खरीद लिया है।
मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा कमल, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ ना करूंगा। हाय राम, तो अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूं? राजकमल ने शर्माते हुए कहा। कह दो राज, और जो मन में है जरूर कह दो। अपने तिलक से भी ना कहोगी और किससे कहोगी? जे तिलक ने उसे प्यार करते हुए कहा। बस मैं क्या कहूँ, तुम मुझे अपनी दासी बना लो और मैं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तो बना लो। राजकमल खुद स्फूर्ति के अंदाज में बोली और जे तिलक ने वफूर मोहब्बत से उसे सीने से भींच लिया। आंसू चंद इस शानदार फतह पर खुशी से फूला नहीं समा रहा था और उसके दिल की वो आरजू पूरी हुई थी जिसके पूरा होने का उसे ख्वाब में भी ख्याल ना आया था। एक रोज हरियाला का प्रणाम लाल दुल्हा बनकर उसकी बेटी को ब्याहने आया था और इस वक्त उसने प्रणाम लाल को जिंदगी की दुआ दी थी, क्योंकि वो उसकी बेटी का पति था और उसने हरियाला के लिए दुआ की थी क्योंकि वो उसकी बेटी का ससुराल था। लेकिन प्रणाम लाल की हकीकत खुल गई थी। प्रणाम लाल उम्र रसीदा था और उसकी बेटी कमल का फूल। लेकिन प्रणाम लाल ने कहा था कि वो रतन कंवर को ताज बनाकर रखेगा और उसके शरीर से पैदा होने वाला बच्चा उसका हुक्मरान बनेगा। लेकिन बहुत जल्द ही वो अपने आप को बताया कि प्रणाम लाल एक अय्याश राजा है और जिसको रानियां जमा करने का शौक है और रतन कौर से भी उसने शौक पूरा किया है और महल में उसकी कोई खास हसीयत नहीं। और आंसू चंद का दिल दुख कर रह गया था, मगर बेटी का घर था और उसने रोते हुए बेटी को अब जिस तरह भी हो सके जीवन बताए और वही उसका घर है और यही उसकी मर्जी थी। और उसके बाद रतन कौर ने आंसू चंद से कुछ नहीं कहा और एक दिन वो खामोशी से मर गई। रतन कौर की मौत का सुनकर आंसू चंद पागल हो गया था। बेटी के दुख से मालूम थे। उसने एहतजाज किया, लेकिन प्रणाम लाल ने नहूसत से कहा और उसे एहसास दिला दिया कि जे तिलक को उस वक्त भी जोश आया था। लेकिन आंसू चंद हरियाला की कुव्वत उसे मालूम थी। उस वक्त हरियाला से टकराना और अपने आप को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ था। लेकिन आज किस्मत ने उसे मौका दिया था और हरियाला उसके कदमों तले था। अब वो हरियाला का फातेह था। काश प्रणाम लाल होता, काश वो आज उसका कैदी होता। बहर सूरत प्रणाम लाल और उसकी इंतकाम की प्यासी ही रह गई थी। लेकिन राजकमल और वो भी उसकी बेटी की शौकत थी। उसने भी बहर तौर उसके सुहाग में हिस्सा बटाया था और साबित हो गया था कि वह इतनी मासूम नहीं जितना खुद को जाहिर कर रही है। रह गया जे तिलक तो जे तिलक था और वो राजकमल के हुस्न पर रीझ गया था। लेकिन आंसू चंद किसी को बेटी की शौकत को अपनी बहू नहीं बना सकता था और उसने मैदान में राजकमल के खात्मे के बारे में सोचा था, लेकिन इसमें मुश्किलात थी। जे तिलक दीवाना हो जाता और वह हरियाला की फतह की खुशी ना रहती। बहर सूरत वो एक जहांदीदा इंसान था और राजकमल उसकी दानश में उसके लिए कुछ नहीं थी। ज़ाहिर है कि फौरी तौर पर तो उसका बेटा शादी रिचाने नहीं बैठ जाएगा। कुछ तो मौका मिलेगा और जितना मौका मिलेगा उसी में आंसू चंद कुछ कर लेना चाहता था। शहर में अमन अमान कायम हो गया और दूसरे दिन उसे दरबार लगाना था। बहरहाल खुशियों की गोद में उसने रात गुजार दी और फिर दूसरे दिन दरबार में आंसू चंद की जेल लगाई गई। आंसू चंद ने इब्तदाई अहकाम सादर किए और उसने हरियाला को दवारका में जम करने का ऐलान भी किया और कहा कि उसकी मुखालफत करने वाले को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कौन बोल सकता था, दरबार का पहला दिन बहुत कामयाब रहा था। उसने कुछ लोगों को मनसब भी दिए और फिर दरबार बर्खास्त करके वो आराम करने चला गया। उस वक्त वह बिल्कुल तनहा था और हुक्का पीते हुए अपने आइंदा इक़दामात के बारे में सोच रहा था कि एक चौबेदार ने इजाज़त मांगी। क्या बात है, और तुझे मालूम नहीं यह हमारे आराम का समय है? क्षमा चाहता हूँ महाराज। उसका कहना है कि कुछ भी हो महाराज से मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे कह दो कि अगर वह मुझसे ना मिले तो वो घाटे में रहेंगे। अरे पर है कौन? आंसू चंद ने हैरत से कहा। अपना नाम पूरन बताता है। पूरन? आंसू चंद ने सोचते हुए कहा। जा बुला ला। और चौबेदार वापस चला गया। आंसू चंद शख्स का इंतजार करने लगा और थोड़ी देर के बाद एक अजनबी उसके सामने था। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आंसू चंद उसे कड़ी नजरों से देखने लगा। कौन हो तुम? आंसू चंद ने शाहाना अंदाज में कहा। पूरन लाल नाम है महाराज। पूरन ने हाथ जोड़कर कहा। और इस समय मेरे पास क्यों आए हो? इतना ही जरूरी काम था महाराज कि आना पड़ा, वरना आपको कष्ट कभी ना देता। हमने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें और पहली बार महाराज के सामने आया हूँ। महल में रहते हो? हाँ महाराज। क्या करते हो?
शाही दस्ते का सालदार हूँ महाराज हूँ, और हमारे पास आने का कष्ट क्यों भोगा। आंसू चंद के चेहरे पर तंद के आसार नजर आए। तरक्की का ख्वाहिशमंद हूँ महाराज, मेरी सलाहियतें जितनी बड़ी हैं ओहदा उतना बड़ा नहीं है हूँ। और आंसू चंद गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। आदमी वाकई चालाक और बेखौफ मालूम होता था, और उसे परखने के बाद आंसू चंद ने गर्दन हिलाई। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। राजो महाराजों का वक़्त बहुत कीमती होता है महाराज, आपने संसार देखा है। झूठ सच की परख कर लें और उसके बाद ही विश्वास करें। जो बता रहा हूँ उसमें खोट नहीं है। हाँ, उसके पीछे जो ख्याल है उसे पहले बता चुका हूँ। बैठ जाओ पूरन लाल, और तुम होशियार आदमी मालूम होते हो, वक़्त से फ़ायदा उठाना जानते हो, और हमें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। आंसू चंद ने नरम लहजे में कहा। दास की मजाल के महाराज के सामने बैठने की हिम्मत करे, पर महाराज को जीवन जरूर प्यारा होगा। क्या मतलब। आंसू चंद ने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा। आज रात या कल सुबह आप कत्ल कर दिए जाएंगे महाराज, पूरन लाल ने कहा। हूँ, और आंसू चंद ने उसे गौर से देखा। मुझे कौन कत्ल करेगा। मैं, पूरन लाल ने इत्मीनान से कहा, और आंसू चंद उछल पड़ा। उसने पूरन लाल के कवि हिकल जिस्म को देखा। गो उस शख्स के पास हथियार नहीं, लेकिन ये जवान और ताकतवर है। अगर चाहे तो आंसू चंद जैसे बूढ़े आदमी की गर्दन दबाकर भी कत्ल कर सकता है। अगर इस समय कोई गड़बड़ ना हुई तो आइंदा इस साजिश का ख्याल रखेगा। और उसने दिल ही दिल में सोचा, क्या तुम मुझे धमकाने आए हो पूरन लाल। नहीं महाराज, दास की ये मजाल, इतला देने और इनाम पाने आया हूँ। क्या महल में हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। हाँ, कौन कर रहा है। आंसू चंद ने कहा। इतला बहुत कीमती है महाराज, इतने सस्ते मोल नहीं दूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगी है तो बुलाइए पहरेदार को और उतरवा दीजिए मेरी गर्दन, लेकिन मेरे अलावा आपको दुश्मनों का कहीं से पता न लगेगा। पूरन लाल ने कहा। क्या चाहते हो पूरन लाल। आंसू चंद इंतहाई नरम लहजे में बोला। सिर्फ महाराज का भरोसा, और महाराज को वचन देना होगा कि मैं जो कुछ कहूँगा उस पर विश्वास करेंगे, और बाद में उसके बारे में मालूम करेंगे। अगर मेरी बात सच हो तो फिर अपनी मर्जी से मुझे इनाम दें, गलत निकले तो मैं जीवन हारने को तैयार हूँ। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं और वचन देते हैं कि जो तुम कह रहे हो वही होगा। आंसू चंद ने कहा। धनबार महाराज, तो फिर गौर से सुनो। रानी राजकमल आपकी दुश्मन है, और उसने मुझे बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है। उसने कहा है कि वो मुझे रियासत का दीवान बना देगी, और उसके बदले में वो क्या चाहती है। साजिश की जड़ें बहुत गहरी मालूम होती है महाराज, लेकिन अगर जीवन बच गया तो मैं उनकी तह तक पहुंच जाऊंगा। और उस वक़्त सिर्फ इतनी बात मेरे इल्म में है कि वो आपकी हत्या चाहती है, और उसने ये काम मेरे सुपुर्द किया है। क्या खुद उसने तुमसे ये बात कही है। किसी और की कही हुई बात सच ना समझता। क्या कहा है उसने। आंसू चंद ने राजदारी से पूछा। उसने कहा है कि ये ना समझा जाए कि राजकमल हारी हुई है, बल्कि वो द्वारका और हरियाला दोनों पर राज करेगी, क्योंकि तिलक महाराज उसकी मुट्ठी में हैं। हूँ, और क्या कहा। उसने बताया है महाराज कि आपके लिए बड़ी रुकावटें बनेंगी, इसलिए आपका हटाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वो आज रात या कल तक काम चाहती है। आंसू चंद कई मिनट तक सोचता रहा, और फिर तुम क्या चाहते हो पूरन लाल। संसार को जानता हूँ महाराज, आपने हरियाला फतेह किया है, पर नाम लाल जी से मुझे कोई खास प्रेम नहीं रहा, क्योंकि वो अय्यार है, और महारानी जी से उसका कोई खास वास्ता नहीं रहा। वो इनाम आपसे भी मिल सकता है जिसका वादा राजकमल ने किया है। ठीक है, लेकिन इतनी सी बात पर तो हम तुम्हें इतना बड़ा इनाम नहीं देंगे। ये कैसे मालूम हो कि जो कुछ तुमने कहा है वो सच है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, कुछ और बातें बताऊंगा जिन्हें आपके सामने कहना बेशर्मी है। कहो पूरन लाल, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है। राजकमल की खास दासी उसकी मुंह बोली बहन और मुझसे प्रेम करने लगी है। मैं उसके ज़रिए कुछ और मालूम करने की कोशिश करूंगा। पूरन लाल ने कहा। हूँ, और तुम काम के आदमी मालूम होते हो पूरन, और हम तुम्हारी खिदमत चाहते हैं। दास सादर है महाराज, हमें सोचने का मौका दो पूरन लाल। रात को तुम हमारे पास आओ और हम तुमसे बात करेंगे। हाँ, इस वक्त तुम्हारा एक काम हुक्म दे महाराज। निगाह रखो राजकमल हमारे खिलाफ और क्या क्या साजिश करने वाली है। दास इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम देगा, और रात को हम तुमसे बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जो आ गया महाराज, दास जाने की इजाज़त चाहता है। ठीक है, जाओ, आंसू चंद ने कहा, और पूरन लाल
पूरनलाल के चले जाने के बाद आंसू चंद गहरी सोच में मुब्तला हो गया। उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि रानी राजकमल बहुत चालाक है। हरियाणा पर कब्जा कराना भी उसकी कोई चाल ना हो, और भोला भोला जे तिलक भी को उसने पहले ही फांस लिया है। अब उसे रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल काम है, ताकि द्वारका तक का रास्ता साफ हो जाए। ये तो बड़ी खतरनाक औरत निकली, और उसने राजा प्रणाम लाल को जे तिलक के हाथों मरवा दिया, और जे तिलक की अब पीछे पड़ी हुई है वो बेकरार हो गया। उसे अपने बेटे का जीवन खतरे में नजर आने लगा था, और वो दिल को मामूली अंदाज में सोचना बेवकूफ़ी है, और उस हसीन नागन को ख़त्म करने में तो बहुत चालाकी से काम लेना पड़ेगा, वरना वो और आंसू चंद को महसूस हुआ जैसे हरियाणा फतेह करने के बाद वो बड़े खतरे में घिर गया हो। शाही महल के अकब बाग में संगे मरमर के हौज के किनारे खासी रात गए तक वो उसके पास बैठा रहा, और राजकमल उसे पाने के बाद बहुत मसरूर थी। उसका दिल बहुत चाह रहा था, लेकिन वो भारी कीमत वसूल करने की आदी थी। जज्बात में बहकर वो काम नहीं करना चाहती थी। चुनाचा उसने आज जे तिलक की 10 दराजियों की हिम्मत कर ली। रात बहुत बीत गई है कमल, जे तिलक ने उसे चूमते हुए कहा। हाँ तिलक, और पता भी नहीं चला, राजकमल ने कहा। क्या आराम ना करोगी? जे तिलक जज्बात से कांपते हुए लहजे में बोला। ओहो, मैं तो भूल गई कि तुम थके हुए होगे। बिल्कुल नहीं कमल, और तुम्हारे संग तो मैं जीवन भर जागने को तैयार हूँ। ऐसी रातें बहुत जल्द आएंगी तिलक, जब हम रात रात भर हौज के किनारे बैठे प्यार की बातें किया करेंगे। और आज की रात, जे तिलक ने कहा, आज की रात यही काफ़ी है। लेकिन मैं अकेला नहीं सोऊंगा, और मेरे तिलक, मेरे जीवन, मेरे प्रेम, राज तुम्हारी दीवानी है, और वो तुम्हारे बिना अधूरी है। लेकिन तिलक, राजकमल राज रानी है, बेवा नहीं। और क्या तुम मेरे पर्दे पर दाग लगाना चाहते हो? फेरे हो जाने दो तिलक, राजकमल पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता देगी। ओहो, मुझे माफ़ कर देना राज। मौसम, चांदनी और फिर तुम्हारे कुर्ब ने मुझे पागल कर दिया था। जे तिलक फौरन संभल गया, और उसके दिल में राजकमल की इज्जत और बढ़ गई। तुम्हारी राज भी पागल हो रही है तिलक, मगर ठीक है राज, मुझे क्षमा कर दो। गुनहगार ना करो तिलक, उठो, आराम की नींद सो, और आज समय का इंतज़ार करो, जब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। राजकमल ने उठते हुए बोली, और जे तिलक भी उठ गया। फिर दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया, और 2 मुख्तलिफ सिमतों में चल पड़े। दोनों पलट पलट कर एक दूसरे को देखते रहे, यहाँ तक कि राजकमल अपने महल में दाखिल हो गई। अंदर पहुंची तो रूपा उसकी मुंतज़िर थी। उसे देखकर मुस्कुराने लगी। क्यों हंस रही है री? और राजकमल ने थके थके अंदाज में छप्पर खड़ पर गिरते हुए कहा, और रूपा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस पिटने वाली है तू मेरे हाथ से, राजकमल ने कहा। तू पिट लूंगी दीदी, रूपा प्यार से बोली। पूरन की कुछ खबर मिली? राजकमल ने पूछा। उसी की चिंता में हूँ, रूपा ने जवाब दिया। गई थी उसके दवार? हाँ, नहीं है। नहीं, बहुत देर से गया हुआ है। हमें उसकी कामयाबी की खबर सुनाओ रूपा, बहुत बड़ा काम करना है उसे। भगवान करे कि वो आज ही रात कामयाब हो जाए, ताकि सारे काम जल्दी जल्दी निमट जाएं। मेरा मन डर रहा है रानी जी। क्यों? और बस यूं ही ना जाने क्यों मन पर होल सवार है रानी जी। क्या तिलक भैया महाराज आंसू चंद के कातलों को तलाश नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, और अगर पूरन का पता चल गया, पूरन इतना कच्चा नहीं है, और अगर वो पकड़ा गया तो देखा जाएगा रूपा। और ये तू कैसी बातें कर रही है? मैंने बहुत से खेल खेले हैं, और खेल बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। जब खेल बिगड़ेगा तब देखा जाएगा, अभी तो पांसा हमारे हाथ में है, तू चिंता ना कर, राजकमल ने कहा। और बिलाशुबा वो एक दलेर और नडर औरत थी। ना जाने उसके जिस्म में कौन सी रूह दाखिल हो गई थी। पूरनलाल निगाहों से छुपता हुआ आंसू चंद की पनाहगाह की तरफ जा रहा था। आंसू चंद ने फौरी तौर पर पहरेदार बदल दिए थे, और अब उसके कमरे के पास द्वारका के बाशिंदे पहरा दे रहे थे। पूरनलाल के बारे में उसने अपने आदमियों को हदायत कर दी थी। चुनाचा जो ही पूरन दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदारों ने उसे हाथों हाथ लिया। महाराज आंसू चंद आपका इंतजार कर रहे हैं पूरन जी, पहरेदारों ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, और पूरनलाल अंदर दाखिल हो गया। आंसू चंद एक संगासन पर टेक लगाए हुक्का पी रहा था। खुशबूदार तंबाकू के मरगोले फिजा में चकरा रहे थे। उस वक़्त भी उसके पास कोई मौजूद नहीं था, और वो तन्हा था। पूरनलाल को देखकर उसने गर्दन हिलाई, और फिर नरम लहजे में बोला, आओ पूरनलाल बैठ जाओ, हमने तुम्हें अपने मित्रों में शामिल कर लिया है।
महाराज की जय और पूरन लाल के लिए उससे बड़ा खुशी का समय और क्या हो सकता था। पूरन लाल ने खुश होकर कहा और फिर वह महाराज के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। हमने तुम्हारी बातों पर खूब गौर किया है पूरन लाल, और हम एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। मैं जानना चाहता हूं महाराज। सुनो पूरन, राजकमल ने तुम्हें जो लालच दिया है और फिर वो फरेब था। मान लो कि हम तुम्हें कत्ल कर देते और ये भी मान लो कि राजकमल के फरेब में फंसा हुआ है, लेकिन क्या हमारी इस कदर मालूम होती है कि उसमें छानबीन नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में जब हम ना होते और जे तिलक राजकमल की मुट्ठी में होता तो कातल की हैसियत से पकड़े जाते, तो क्या राजकमल तुम्हें बचा लेने की कोशिश करती। अगर तुम उसका नाम भी लेते तो कौन तुम्हारी बात सुनता। कातल तुम थे और इसी तरह हम भी रास्ते से हट जाते और तुम भी। क्या ख्याल है। सच कहा महाराज ने, पूरन लाल ने तायद की। बहर सूरत पूरन लाल, हमने तुम्हारे ऊपर पूरा इत्मीनान कर लिया है और हम तुम्हें वही इनाम देंगे जिसका वादा राजकमल ने तुमसे किया था। हरियाला और द्वारका 2 रियासतें हैं और दोनों में एक मंत्री की ज़रूरत होगी, तो यूँ समझो कि हमने तुम्हें वो मुकर्रर कर किया, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त जब हालात हमारे हवाले होंगे और हम तुम्हें वह सब कुछ देंगे पूरन लाल जिसकी तुम दूसरों से तवक्का रखते हो। महाराज की जय। और पूरन लाल खुशी से कांपते हुए बोला, इस तरह यूँ समझ लो कि पूरन लाल, हम तुम्हें ऐसे दोस्तों में शामिल कर रहे हैं जैसा दोस्त हमारा कोई नहीं है। पूरन लाल, महाराज के चरणों में जीवन वार दो। हम तुम्हें मन की वो बातें बताएंगे पूरन लाल कि जिनके अलावा और कोई नहीं जान सकेगा, लेकिन सोच लो, क्या तुम उन बातों को राज रख सकोगे। पूरन लाल अपनी जुबान काट सकता है महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, उसने कहा। और तो फिर सुनो, हमें ये राजकमल बहुत खतरनाक औरत मालूम होती है। हाँ, वो बहुत खतरनाक है महाराज। हमारा ख्याल है कि उसने द्वारका के खिलाफ भी कोई गहरी साजिश की है। हरियाला को द्वारका की गोद में डालकर उसने प्रेम नहीं बल्कि कोई और चाल है। हो सकता है महाराज, और उसने अपनी मासूम शक्ल से इतना बड़ा फायदा उठाया है। सुनो पूरन लाल, ये हकीकत है कि हमारा बेटा राजकुमार जे तिलक उसके प्रेम के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैंने बहुत गौर किया है और शुरू से उस कहानी को सोचा है। अब से काफ़ी दिन पहले की बात है। राजकमल हरियाला की महारानी बनाई जा चुकी थी। एक दिन सरहद पर एक लड़की और एक मर्द को पकड़ा गया। उन दोनों ने हरियाला की सरहद पार करके द्वारका में कदम रखे थे। लड़की और उसके मर्द ने बताया कि वो शाही महल में रहते थे, लेकिन फिर उन्हें हरियाला से निकाल दिया गया और हमें उस पर तरस आया। उसने कहा कि वो रतन कौर की दासी है और रतन कौर उसे बहन समाज जानती थी। उस लड़की का नाम क्या था महाराज? अचानक पूरन ने पूछा। रूपा जी। और पूरन लाल उछल पड़ा। उसके दिमाग में जोरदार धमाका हुआ था, लेकिन आंसू चंद उस वक्त गहरी सोच में था और उसने पूरन लाल के चेहरे की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। उसके मर्द का नाम प्रभु था। ओहो। और पूरन लाल ने गर्दन हिलाई। लड़की ने ऐसा जाल फैलाया कि जे तिलक ने उसे बहन बना लिया और फिर उसके जरिए प्रणाम लाल से बदला लेने का प्रोग्राम बनाया गया। खुद राजकमल उसमें शरीक थी। जे तिलक ने राजकमल के सामने प्रणाम लाल को मौत के घाट उतारा और उसी समय वो राजकमल के हुस्न का शिकार हो गया। तब वो राजकमल से मिलता रहा और फिर राजकमल ने ही उसे हरियाला पर हमले के लिए उकसाया और उसके बाद उसने अजय चंद को हाड़ा को आज़ाद किया ताकि वह सरहदों पर बगावत करे और फौजें बट जाएं। और फिर उसने मौका पाकर द्वारका को हमले की दावत दी और यूं द्वारका ने हरियाला को फतेह कर लिया। लेकिन उसकी गहराइयों में झांको पूरन लाल, क्या ये द्वारका को भी हजम करने की साजिश नहीं? और क्या साजिश करने वाला दिमाग मामूली है? क्या एक औरत उससे बड़ी साजिश कर सकती है? आंसू चंद सवालात कर रहा था, लेकिन पूरन लाल का दिमाग हवा में उड़ा जा रहा था और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हरियाला और प्रणाम लाल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई है। और अब तो वो खुद भी साजिश का शिकार समझ रहा था। रूपा राजकमल की सबसे गहरी सहेली, उसने यकीनन आंसू चंद के कत्ल के लिए फांसा है और उसके बाद न जाने पूरन का क्या हशर होता और वो लोग इतनी आसानी से उसे आंसू चंद के कत्ल में फंसा देते और वो कुत्ते की मौत मारा जाता। तो महाराज प्रणाम लाल को उसी औरत ने कत्ल कराया और उसकी मौत का इल्ज़ाम प्रताप लाल के सर डालकर उसका खानदान ख़त्म करा दिया गया।
यकीनन प्रताप लाल से राज कंवल की कोई दुश्मनी चल रही होगी। पूरन लाल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। ऐसी खौफनाक औरत उसने इससे पहले नहीं देखी थी। क्या सोचने लगे पूरन लाल? चंद मिनट के बाद आंसू चंद ने कहा, और मैं उस खौफनाक नागन के बारे में सोच रहा हूँ महाराज, जिसके कांटे का मंत्र नहीं। राजकमल के बारे में? हाँ महाराज, हमें उस नागन के दांत तोड़ने हैं पूरन लाल, और हम और तुम मिलकर ये काम खूब कर सकते हैं, आंसू चंद ने कहा। उसके बाद की कहानी तो आप केले में है ही नहीं महाराज, और अब तो मैं बहुत सी बातें सोच रहा हूँ। एक लंबी फहरिस्त है महाराज, और क्या मैं उसके बारे में बताऊं? जरूर बताओ पूरन, और हमें बहुत से फैसले करने हैं। राजकमल को मालूम था कि जय तिलक ने प्रताप लाल को कत्ल किया है, लेकिन महाराज के कत्ल का इल्जाम उसने अपने चचादाद भाई प्रताप पर रखा, जो मंत्री था, और प्रताप और उसके सारे खानदान को हलाक कर दिया गया। हालांकि प्रताप लाल का खानदान उसका अपना था, लेकिन मुझे यकीन है महाराज कि राजकमल को उस खानदान से कोई खतरा होगा, यकीनन। उसके अलावा वो महल का एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि रूपा कभी रानी रतन कौर की सहेली रही है, और वो पहले मालन थी, फिर राजकमल की दासी बन गई, और हमेशा उसकी दासी हैं। और आंसू चंद की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ महाराज, आप मालूम कर लें। हाय राम, आंसू चंद ने कानों को हाथ लगाते हुए और किसी गहरी सोच में डूब गया, और फिर उसने गर्दन उठाते हुए कहा, तो ये भी तो हो सकता है पूरन कि मेरी बेटी मेरी रतन कौर को कत्ल कराने में भी उसी का हाथ हो। अब तो कुछ भी हो सकता है महाराज, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पूरन, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बात और बताओ महाराज, बताओ पूरन बताओ, और मेरे मन में रतन कौर के बदले की चिता जल उठी है। राजकमल की वो मुंह चढ़ी दासी रूपा, और वो भी उसकी साजिशों में बराबर की शरीक है, वही मेरे पास आती थी। उसने मुझसे प्रेम नाटक खेला, और वही मुझे राजकमल के पास ले गई थी। ओहो रूपा, आंसू चंद गुराया, और हमने उसे बेटी कहा था। पूरन लाल जय तिलक ने उसे बहन बनाया है, और हमें अफसोस है कि हम अपनी बेटी के हथियारों को अपना मित्र समझते रहे। बात बहुत गहरी है महाराज, बहुत गहरी है, और दोनों रुकबा बहुत कठोर है महाराज, और उनसे निपटना आसान काम ना होगा। मुझे अंदाजा है पूरन, लेकिन तुमने एक जोत भी दिखाई है पूरन लाल। वो क्या महाराज? रूपा, और तुम उसे भरोसे में ले सकते हो पूरन लाल। ये तुम्हारा काम है, औरत को पागल बनाना मुश्किल काम नहीं। तुम रूपा से राजकमल के बारे में मालूम करो। मैं ये काम कर सकता हूँ महाराज, लेकिन बड़ी मुश्किल ये पेश आएगी कि राजकमल और उसका पाई मैं सो चुका हूँ। वो क्या महाराज? तुम्हारे ऊपर मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ पूरन, लेकर तुम जानते हो कि मंत्री के क्या काम होते हैं। तुम हरियाणा के मंत्री हो, हालात ठीक होते ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल जय तिलक की है। नौजवान है, और राजकमल ने उसके ऊपर ऐसा जाल डाला है कि कोई तजर्बेकार बूढ़ा भी होता तो फंस जाता। तुम गौर करो, और बज़ाहिर उसने अपना मुल्क अपने प्रेमी के हवाले कर दिया है। क्या जय तिलक आसानी से इस बात को भूल सकता है? हरगिज़ नहीं महाराज। क्या हमारे या तुम्हारे समझाने से उसकी आंखें खुल सकती हैं? मुश्किल है। तब उसके लिए ऐसी कोई तरकीब होनी चाहिए जो 100% कामयाब रहे। सच है महाराज। राजकमल तुमसे सवाल करेगी कि क्या हुआ। हाँ महाराज। तो तुम उसे इतला दोगे कि चौंका आंसू चंद अपने आदमियों के पहरे में है, इसलिए तुम अभी काम नहीं कर सके, लेकिन तुम उसकी ताक में हो और मौका पाते ही अपना काम कर लोगे। हाँ, इस तरह मैं उसे 2-3 रोज तक टाल सकता हूँ, सिर्फ 2 रोज, और उस वक्त तक मैं अपना काम कर लूँगा। और सुनो, हम दोनों हर रोज़ रात को मिलेंगे और अपना अपना काम एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है महाराज। तुम रूपा को शीशे में उतारो और उससे राजकमल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करो, और मैं ऐसा ही करूँगा महाराज। बस बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम दोनों मिलकर उस राक्षस को ख़त्म करेंगे। अब तुम जाओ, मुमकिन है कि राजकमल तुम्हारे इंतज़ार में हो। जो आ गया महाराज। पूरन खड़ा हो गया और फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बाहर निकल गया। आंसू चंद गहरी सोच में डूब गया। पूरन लाल अपनी रिहाइशगाह पर वापस आया तो रूपा उसके इंतजार में थी और उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। क्या हुआ पूरन लाल? उसने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा, लेकिन पूरन लाल ने गर्दन लटका ली थी। अभी कुछ नहीं हुआ है रूपा। क्या तुम समझती हो कि यह काम इतना आसान है?
उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं पूर्ण, मैं जानती हूँ कि यह काम बहुत मुश्किल है। और क्या तुम इसी काम के लिए गए थे? हाँ, लेकिन आंसू चंद महल में है और महल के बाहर सारे पहरेदार उसके अपने फैले हुए हैं। ओहो, फिर रानी जी को बताओ रूपा कि अभी आंसू चंद महल की साजिशों से खुद भी होशियार होगा और मैं ताक में लगा हुआ हूँ। जो ही मौका मिला काम कर लूँगा। ठीक है पूर्ण, मगर बड़ी होशियारी से काम करना होगा। भगवान तुम्हारा जीवन सलामत रखे, रूपा ने न जाने कौन से दिल से कहा। वैसे यह हकीकत थी कि वह अपनी आदत के मुताबिक इस वक्त पूर्ण की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। तुम्हें मेरे जीवन की परवाह है रूपा? पूर्ण लाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। और उसमें पूछने की क्या बात है पूर्ण, रूपा शिकायती अंदाज में बोली। नहीं मेरी रूपा, और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास, लेकिन यह काम बहुत कठिन है, मैं जानती हूँ पूर्ण। आखिर महारानी आंसू चंद को क्यों मरवाना चाहती है? उनके प्रेम की राह में आंसू चंद रुकावट बन सकता है और वो बूढ़ा और तजर्बेकार है, जबकि जय तिलक भैया को जिस तरह चाहे मोड़ा जा सकता है, रूपा ने बताया। हाँ ये तो है। क्या राज रानी ने उस समय तुम्हें भेजा है? हाँ, वो भी इंतज़ार कर रही हैं। तुम जाओ रूपा और उन्हें बता दो कि ये सूरत हाल है। मैं जा रही हूँ पूर्ण। ऐसे नहीं मेरी रूपा। और पूर्ण ने उसकी कमर में हाथ डालकर बड़े प्यार से कहा, फिर और रानी के पास से तुम यहाँ वापस आओगी क्यों? और रूपा ने शरारत से पूछा। बस मन चाह रहा है कि आज तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो जाऊं। नदीदे कहीं के, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी आ जाओ रूपा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुंह धो रखो, मैं नहीं आऊंगी, रूपा शरारत से बोली। और मैं आत्महत्या कर लूंगा, भगवान न करे पगला कहीं का, आ रही हो ना? हाँ, रूपा ने कहा और जपाक से दरवाजे से निकल गई। पूर्ण के होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। और फिर जब रूपा चली गई तो वह अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया और वह आहिस्ता से बोला, जल्दी आओ रूपा रानी, आज तुमसे बहुत बड़ा काम लेना है और तुम तो मेरे जीवन की बड़ी माया बन गई हो। उसके बाद वह अंदरूनी कमरे की एक अलमारी के नज़दीक पहुंच गया और जिसमें कई किस्म की शराबें रखी हुई थी। उसने कई बोतलें खोली और फिर एक मीठी शराब तैयार करने लगा। दर हकीकत आज उसे जिंदगी का एक अहम काम करना था। तकरीबन 1 घंटे के बाद रूपा ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूर्ण जल्दी से उठ गया। रूपा जो ही अंदर दाखिल हुई, उसने उसे बाजुओं में भर लिया और फिर उसने रूपा की इतने बोसे लिए कि वह निढाल हो गई। हाय राम, खा जाओगे मुझे? उसने जज्बात में डूबी हुई आवाज में कहा। बस नहीं चलता रूप, और तुझे दिल में बैठा लूं, आंखों में समो लूं, पूर्ण ने जज्बाती लहजे में कहा। इतना प्रेम करते हो मुझसे, और संसार में किसी ने इतना प्रेम ना किया होगा रूपा। मेरा बस चले तो तुझे हरियाणा की रानी बना दूं। अब इतनी हसीन भी नहीं हूं मैं, और तुझे क्या मालूम कि मेरी आंखों से खुद को देखो रूप। और क्या मैं राजकमल से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ? राजकमल वो महारानी हैं। अगर तू बुरा ना माने तो मैं साफ साफ कहूँगी कि अगर एक तरफ राजकमल और दूसरी तरफ रूपा खड़ी हो जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं रूपा को पसंद करूँ या राजकमल को, और राजकमल के साथ राजपाट भी मुझे मिल जाए, तो मैं सब कुछ ठुकरा कर अपनी रूपा को पसंद कर लूँ। पूर्ण ने औरत पर सबसे कारगर दाव मारा था। औरत अगर कहीं मार खाती है तो अपने हुस्न की तारीफ से। हालांकि रूपा राजकमल की तरबियत याफ्ता थी, लेकिन यहाँ फितरत का राज था और किसी राजकमल की कोई हैसियत नहीं थी। चुनाचा उस तारीफ से वह बिल्कुल बुद्धू बन गई थी और उस वक़्त वह सिर्फ औरत थी, एक मासूम शख्सियत। मेरे पूर्ण और उसने गहरी गहरी सांसों के दरमियान पूर्ण लाल का चेहरा हाथों में लेकर उसका मुंह चूम लिया। मेरी रूपा। और पूर्ण ने भी उसका जवाब उसी गर्मजोशी से दिया और फिर उसने रूपा को छोड़ दिया और मसहरी से उठ गया। कहाँ जा रहे हो? रूपा जज्बात से निढाल हो गई थी। आज की रात को यादगार बनाने। क्या मतलब? अभी बताता हूँ। और पूर्ण मेज के पास पहुंचा और 2 गिलासों में शराब उंडेल ली। रूपा मसहरी पर पड़ी पड़ी उसे देखती रही और पूर्ण गिलास लिए हुए उसके करीब आ गया। उठो रानी, ये क्या है पूर्ण? अमृत जल, लो पी जाओ उसे और स्वर्ग में पहुंच जाओगी। हाय राम, ये तो दारू है, रूपा घबरा कर बोली। अमृत जल है रूपा, पी कर तो देखो। अरे ये तो पाप है पूर्ण। पाप नहीं मेरी रूप, अमृत है अमृत, और बस एक बार तुम्हें मेरी सौगंध, पूर्ण ने कहा और रूपा परेशानी से उसे देखने लगी। क्या मैं ऐसी कोई चीज पिलाऊंगा और जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो? नहीं मगर, रूपा हचकचाई। तुम्हें मेरी सौगंध है रूपा। पूर्ण ने गिलास उसके होंठों से लगा दिया और रूपा ने आंखें बंद करके चंद घूंट ले लिए और फिर पूर्ण के असरार पर वह पूरा गिलास खाली कर गई। पूर्ण ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए।
शराब ने असर दिखाया और रूपा की आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ गए। और फिर शराब इतनी बुरी भी नहीं थी। और दो रूपा, पूर्ण ने पूछा और रूपा ने गर्दन हिला दी और उसे बेहद सुरूर महसूस हो रहा था। ये रात उसके जीवन की अनोखी रात बन गई। इतना सुरूर तो उसे उस वक्त भी नहीं मिला था जब उसकी शादी हुई थी या जब प्रभु से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। और पूर्ण उसे पिलाता रहा और वह मदहोश होती रही। लेकिन पूर्ण ने शराब की एक हद कायम रखी थी। वो चाहता था कि रूपा के हवास इस हद तक जागते रहें जितनी उसे ज़रूरत थी। और ये ज़रूरत पूरी हो चुकी थी। रूपा बदमस्त थी। उस वक़्त उसे पूर्ण के सिवा कुछ भी याद नहीं था। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और कभी इसके बारे में सोचा है? क्यों नहीं सोचा? पूर्ण और रूपा ने कहा। मालूम नहीं तुम भी मुझे चाहती हो कि नहीं। मैं जीवन में तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। झूठ, पूर्ण ने कहा। जब चाहो आजमा लो पूर्ण, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूंगी। रूपा ने उसे चिमटते हुए कहा। क्या तुम मुझे इतना चाहती हो जितना राजकमल जयतिलक को, और उससे भी कहीं ज्यादा? राजकमल ने अपना राजपाट भी जयतिलक को दे दिया। अगर मेरे पास राजगद्दी होती तो मैं तुम्हें भेंट कर देती, मगर राजकमल का क्या भरोसा, ना जाने वो जयतिलक के साथ क्या सलूक करे। राज तुम्हारी कैसी सहेली है रूपा, वो तुम्हें भी राज नहीं बताती। झूठ, उसने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया और मैं उसकी राजदार हूँ जब से वो महल में आई थी। वो महल में कब आई थी? बहुत पहले की बात है पूर्ण, जब रंबू चमार की बेवा ने तो वो उसे यहाँ ले आया था। रंबू चमार? और पूर्ण ने हैरत से पूछा। हाँ, ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम कि वो रंबू चमार की बीवी की बेटी है। राजकमल चमारन है। और पूर्ण की हैरत इंतहा को पहुंच गई थी। और क्या? और उसका नाम गोंदनी है। अरे मगर ये चमारन रानी कैसे बन गई? और उन्हें रूपा तुम झूठ बोल रही हो और तुम अपने प्रेमी से झूठ बोल रही हो। पूर्ण ने कहा। भगवान की सौगंध पूर्ण, वो चमारन है, रंबू चमार की बेटी है। और उसने रंबू को मरवा दिया ताकि उसका राज ना खुले। लेकिन वो तो पंडित हरदयाल की भतीजी है।